नमस्कार, मैं महेंद्र मूले। आज हम अपनी YouTube की अगली ऑनलाइन क्लास में यूनिट 6 इकोनॉमी के नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जो यूनिट 6 के अंदर जो मुख्य चर्चा करी है वो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है और भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान में क्या स्वरूप चल रहा है, इस पर हमने चर्चा करी, डिस्कशन किया, जो कि हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही हमने औद्योगिक विकास पर भी कुछ चर्चा करी। इसके अलावा हमने वित्तीय संस्थाओं पर चर्चा करी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। साथ में हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसकी कार्यप्रणाली और उसका वर्किंग पैटर्न पर चर्चा करी, डिस्कशन किया। इसके अलावा हमने विदेशी व्यापार, साथ ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात और निर्यात जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत है, इन पर भी एक गहन डिस्कशन किया प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम अपनी चर्चा मुख्य तौर पर NBFC पर करने जा रहे हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। बट पहले इसके बेसिक थीम या कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने के लिए हम मुद्रा क्या है और इसकी गणना कैसे की जाती है, साथ ही वित्तीय समावेशन क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, इस पर भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और इसके साथ साथ में हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इसके अलावा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भी हम प्रिलिमिनरी के हिसाब से कुछ बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मनी या जो मुद्रा है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि मुद्रा क्या है, मनी क्या है ना। सीधे NBFC आपको समझ में नहीं आएगा, आपको थोड़ा पहले बेसिक पे जाना पड़ेगा। तो विनिमय के माध्यम के रूप में जो कुछ भी प्रयोग में लाया जाता है, हम जब विनिमय करते हैं तो विनिमय के माध्यम के तौर पे जो कुछ भी प्रयोग में लाया जाता है उसको हम लोग मनी कहते हैं। लाइक एग्जांपल करेंसी, लाइक एग्जांपल सिक्के, चेक, डीडी, बिल, है ना। और इसके अलावा जो भी बॉन्ड्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं, ये तमाम प्रकार की चीज़ें। तो कुल मिलाकर के विनिमय के माध्यम के रूप में जो कुछ भी हम यूटिलाइज करते हैं उसको हम लोग मनी कहते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में बाज़ार का जो आकार है, साइज़ है, वो मुद्रा के प्रसार से ही, एक्सपेंशन से ही जाना जा सकता है। और मुद्रा के प्रसार को जानकर ही हम मुद्रा की आपूर्ति पर कंट्रोल कर सकते हैं या कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करके ही हम पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में फाइनेंस की उपलब्धता, इसके अलावा आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि, साथ ही रोज़गार सृजन के जो अवसर हैं वो उपलब्ध करा पाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमको ये जाननी है कि अर्थव्यवस्था कुछ भी नहीं है। महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था जो है वो उत्पादन के बारे में डिस्कशन करती है, वितरण के बारे में डिस्कशन करती है और कंजम्पशन या उपभोग के बारे में डिस्कशन करती है। तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन, ये तीनों के मैकेनिज़्म को जो है वो अर्थव्यवस्था कहा जाता है। हमने अपने अर्थव्यवस्था के लेक्चर में ये चीज़ बहुत डिटेल में डिस्कस भी की थी, बहुत अच्छे से समझाई थी कि गिग इकोनॉमी क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी क्या है ना, ग्रीन इकोनॉमी क्या है, ब्लू इकोनॉमी क्या है, और करेंट कंडीशन में किस तरीके से इकोनॉमी में नए डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी हमने जब डिस्कस की थी तो हमने बहुत सारी चीज़ें और भी बताई थी। यहाँ पर अब हमारा जो अगला पॉइंट है मनी के बाद, मनी मैंने बताया कि विनिमय के माध्यम के रूप में जो कुछ भी हम यूटिलाइज करते हैं उसको हम लोग मनी कहते हैं। अब जो है अगला पॉइंट हमारा है वो है मनी सप्लाई, है ना। मनी सप्लाई ये क्या है, थोड़ा देखते हैं मनी सप्लाई क्या होता है। देखिए, अच्छे से अगर आप बेसिक चीज़ों को कॉन्सेप्ट बना के पढ़ेंगे ना तो आपको अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था का औद्योगिक विकास, वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, है ना। इसके अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, सेबी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो मनी सप्लाई क्या है? किसी भी अर्थव्यवस्था में विनिमय के साधन के रूप में जो भी मुद्रा प्रयोग में लाई जाती है उसका जब हम एक एस्टिमेट निकालते हैं, सकल आकलन निकालते हैं, तो उस
मुद्रा का जो सकल आकलन या एस्टिमेशन निकाला जाता है उसको हम मनी सप्लाई कहते हैं। 1961 में सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मनी सप्लाई की गणना की थी और उस समय सिंबल कैपिटल एम मनी के लिए यूटिलाइज़ किया था। मतलब मनी सप्लाई की गणना सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1961 में की थी और 1961 में की थी और उस समय जो उसका मनी का सकल आकलन करने के लिए यहाँ पर इन्होंने 1961 में सिंबल के तौर पर मनी को यूटिलाइज़ किया था, लेकिन वास्तविक गणना उस समय 1961 में नहीं हो पाई थी। बाद में फिर एक सुखमय चक्रवर्ती कमेटी बनाई गई थी, सुखमय चक्रवर्ती कमेटी, और ये जो कमेटी बनाई गई थी वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशन में बनाई गई थी। तो जो मनी कंट्रोल के लिए या मनी सप्लाई के लिए उस पर समीक्षा करने के लिए एक सुखमय चक्रवर्ती कमेटी बनाई गई, जिसने 1997 में अपनी रिकमेंडेशन दी और उन्होंने कैलकुलेशन ऑफ मनी सप्लाई या मुद्रा आपूर्ति की गणना के बारे में डिस्कशन किया। तो 1997 में इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। तो 1997 के पहले 77 में जो मनी की गणना होती थी वो कैपिटल एम के रूप में होती थी। 1961 से लेकर के 1977 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और कोई विशेष इस पर आरबीआई ने डिटेल में बातें अपनी रखने का प्रयास किया, लेकिन उस समय चीज़ें जो हैं व्यवहार में लोग समझ नहीं पाए कि भाई मनी की गणना किस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रही है। तो 1961 से लेकर 1977 तक के ये सकल आकलन जो है किया जाता था और सिंबल कैपिटल एम उस समय आरबीआई दर्शाती थी और मनी की गणना की जाती थी। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन जो वित्तीय समावेशन है उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। दूसरी चीज़ 1977 के बाद क्या हुआ, 1977 के बाद जो है वो मनी को 4 फॉर्म में लाया गया। M1 M2 है ना, मनी को जो है 4 फॉर्म में लाया गया, M1 M2 M3 और उसके बाद M4 और M0। तो ये फॉर्मेट यहाँ पर मनी का सप्लाई का या मनी सप्लाई की कैलकुलेशन का बनाया गया, और इसमें जो सबसे ब्रॉड मनी मानी गई वो मानी गई M3 को सबसे ज़्यादा ब्रॉड मनी माना गया। क्यों माना गया M3 को सबसे ज़्यादा ब्रॉड मनी, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, है ना। MPPSC प्रिलिमिनरी में हम अगर अपना ज्योग्राफी वाला सेशन इंडिया वर्ल्ड और MP का, और इकोनॉमी वाला सेशन इंडिया वर्ल्ड MP का, और इन्वायरमेंट वाला सेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जनरल साइंस वाला सेक्शन अगर अच्छा रखते हैं तो यकीन मानिए आप 60% तक के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि इसमें आपकी पूरी यूनिट 7 भी कवर हो जाएगी, यूनिट 9 भी कवर हो जाएगी साइंस के अंतर्गत, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो ये जितने भी टेक्निकल टॉपिक्स हैं इनको सारे से अच्छे से करिए। हालांकि हम तो अपने ऑनलाइन सेशंस के माध्यम से मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो 1977 के बाद सुखमय चक्रवर्ती कमेटी की रिकमेंडेशन पर कैलकुलेशन ऑफ मनी सप्लाई का मैनेजमेंट इस तरीके से आया। अब हम इसमें चर्चा करेंगे भाई M1 क्या है। M1 का मतलब क्या है, जो मनी कैलकुलेशन के लिए, मनी की गणना करने के लिए M1 का कॉन्सेप्ट आया, ये कुछ भी नहीं है। करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक, मतलब जनता के साथ करेंसी और जो सिक्के हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि मनी के अंतर्गत सिक्के आते हैं, करेंसी आते हैं, चेक आते हैं, है ना, बॉन्ड्स आते हैं, डेरिवेटिव्स आते हैं और ये तमाम चीज़ें आती हैं। तो M1 के अंतर्गत ऐसी सभी मुद्रा जो आसानी से प्रयोग में आ सकती है उसको इसके अंतर्गत रखा गया, और एक प्रकार की लिक्विडिटी इसमें मैक्सिमम थी, लेकिन ये बहुत कम मुद्रा की गणना कर पाती थी, इसलिए इसको जो है संकीर्ण मुद्रा या नैरो जो है मनी माना गया। इसको संकीर्ण मुद्रा या नैरो करेंसी का दर्जा दिया गया, क्योंकि M1 के अंतर्गत क्या क्या आता था, करेंसी जो कॉइन विद पब्लिक है, जनता के साथ के पास जो भी करेंसी और सिक्के हैं। इसके अलावा डिमांड डिपॉजिट विद बैंक है, बैंक में जो मांग जमा है, डिमांड डिपॉजिट। इसके अलावा अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई के पास जो अन्य चीज़ें जमा है। तो इसमें क्या हो गया, जनता के पास जो करेंसी जमा है वो, प्लस जनता के पास जो करेंसी जमा है वो करेंसी एंड कॉइन विद द पब्लिक, एंड डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। डिमांड डिपॉजिट जो बैंक के पास जमा है, डिमांड डिपॉजिट जो बैंक के पास जमा है, और तीसरी चीज़ जो अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, जो आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट जमा है। तो M1
ऐसी सभी मुद्रा जो आसानी से प्रयोग में आ सकती है उसे इसके अंतर्गत रखा गया फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर, और इसकी लिक्विडिटी मैक्सिमम थी, ये सबसे तरल मुद्रा थी क्योंकि इसका फ्लो ऑफ लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा था और बहुत कम इस मुद्रा की गणना जो है वो कर पाते थे, इसलिए इसको नैरो बैंकिंग के अंतर्गत रखा गया था। अब बात करते हैं हम M2 की। तो जो M2 है, M2 करेंसी क्या थी, M2 करेंसी क्या थी, इसको थोड़ा समझते हैं। M2 करेंसी के अंतर्गत M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग डिपॉजिट है उसको रखा गया है ना। M1 तो रखा ही रखा गया, इसके अलावा जो डाकघर में, पोस्ट ऑफिस में जो जमा पैसा है, या पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग डिपॉजिट है, या पोस्ट ऑफिस में जो आपके पोस्टल बैंक्स में जो पोस्ट ऑफिस में जो फिक्स्ड डिपॉजिट है उसको इसके अंतर्गत M2 के अंतर्गत रखा गया, ये M2। इसके बाद तीसरे नंबर पर है M3। तो M3 में जो है वो M1 प्लस जो टर्म डिपॉजिट विद बैंक में है ना, M3 के अंतर्गत जो M1 प्लस जो टर्म डिपॉजिट विद बैंक, जो बैंकों में सावधि जमा रखा गया है, जो टर्म डिपॉजिट रखा गया है बैंकों के पास, जो टर्म डिपॉजिट पैसा रखा गया है, जो बैंकों के पास टर्म डिपॉजिट पैसा रखा गया है, वो इसको M3 के अंतर्गत रखा गया। और मैंने आपको भी बताया था कि M3 जो है सबसे ज़्यादा ब्रॉड मनी है और सबसे ज़्यादा ब्रॉड मनी है। इस प्रकार की गणना के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में प्रचलित हो रही जितने भी प्रकार की करेंसी है, सब प्रकार की करेंसी आ गई, इसलिए सबसे ज़्यादा विस्तृत करेंसी जो है वो M3 को माना गया। 99% ब्रॉड है ये, और इसी के आधार पे जो है भारत की मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी। इसके बाद जो है चौथे नंबर पर वो है M4। तो M4 के अंतर्गत जो है इम्पोर्टेंट बात, M4 के अंतर्गत एक तो M3 प्लस जो पोस्ट ऑफिस में टर्म डिपॉजिट है ना, टर्म डिपॉजिट जो है, टर्म डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, टर्म डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, तो ये जो है पूरा का पूरा ये M4 के अंतर्गत रखा गया। तो सबसे ज़्यादा ब्रॉड मनी हो गई M3, और सबसे ज़्यादा जो नैरो मनी हो गई वो M1 हो गई। और इसके अलावा जो हाई पावर्ड मनी है, उच्चाधिकार प्राप्त मनी है, उसमें किन चीज़ों को रखा गया, वो उनको रखा गया आपके M0 के अंतर्गत है ना। M0 के अंतर्गत रखा गया जितने भी उच्च अधिकार प्राप्त मुद्रा जो है, हाई पावर्ड मनी, जिसमें ऑल कैश इन इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था में जो सभी प्रकार की नकदी है वो रखा गया M0। M0 का मतलब है विदेशी विनिमय भंडार है ना, इसमें रखा गया आपके विदेशी विनिमय है ना भंडार को रखा गया। हमारी अर्थव्यवस्था की सीरीज चल रही है, हमारा प्रयास है कि हम जो ये यूनिट 6 है इसको इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल समझा दें कि हमारा इकोनॉमी का जो पार्ट ए वाला सेशन, पार्ट 2 वाला, पार्ट 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है ना, ये जो 8 टॉपिक है इनको आप इस तरीके से पूरा पढ़ लें कि इसके बाद हम एक 9वां वीडियो और बना देंगे जिसमें सबका रिवीजन करवा देंगे, और एक 10वां वीडियो बना देंगे जिसमें जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये इस भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रिलिमिनरी के लिए इम्पोर्टेंट बन सकते हैं उनको हम यहाँ पे एट ए ग्लांस समझा देंगे। तो ये जो है M0 जो हो गया ये विदेशी विनिमय भंडार हो गया, और इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, इसमें आएगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा है ना, M0 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है जितना भी, इसके अलावा कैपिटल बफर, जो भी कैपिटल बफर मतलब RBI के पास में जो भी सरप्लस पैसा रखा हुआ है, कैपिटल बफर उसको बोला जाता है ना। कैपिटल बफर जो RBI के पास जो भी सरप्लस पैसा रखा हुआ है ना, वो आएगा। प्लस इसके अलावा जो है वो सरप्लस विद बैंक, जितने भी बैंक्स हैं उनके पास जो सरप्लस पैसा रखा हुआ है, बैंकों के पास जो आपका सरप्लस रखा हुआ है, ये सारा का सारा ये इसके अंतर्गत आएगा। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि 1977 के बाद मुद्रा की गणना M1 के आधार पे, M2 के आधार पे, M3 के आधार पे, M4 के आधार पे और M0 के आधार पे इस तरीके से की गई। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ब्रॉड करेंसी है वो M3 है, सबसे नैरो जो है वो M1 है, और जो M0 है वो एक हाई पावर्ड मनी है। इसके अंतर्गत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व प्लस कैपिटल बफर जो RBI के पास सरप्लस पैसा, प्लस केस विद पब्लिक का जो बैंकों में जमा पैसा है, प्लस
जो भी बैंकों के पास पैसा है, इसके अलावा पब्लिक के पास भी कुछ नकदी जो उन्होंने अपने घर में रखा है, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो कुल मिला के अर्थव्यवस्था में जितनी भी तरलता है, लिक्विडिटी है, वो सबका योग जो है वो M0 के अंतर्गत आता है, हाई पावर्ड मनी के अंतर्गत आता है। तो अर्थव्यवस्था में जितनी भी रियल लिक्विडिटी है, वो सबका योग जो है वो उच्चाधिकार प्राप्त मुद्रा के अंतर्गत आता है, और मॉनेटरी बेस के रूप में भी इसको जाना जाता है, और मॉनेटरी बेस के तौर पर भी इसको जाना जाता है। हालांकि सबसे ज़्यादा ब्रॉड फिर भी जो है वो M3 ही रहेगी। ठीक है, इतना दिमाग में आपने सेट करना है। हमारा जो अगला मुद्दा है, अगला इशू है, वो है वित्तीय समावेशन, है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन। और फाइनेंशियल इंक्लूजन में हमने क्या चीज़ें देखनी है, उसको समझने के पहले आपको हमने लास्ट लेक्चर में M1, M2, M3, M4 और M0 के बारे में बताया था। हमने बताया था कि किस तरीके से कैलकुलेशन ऑफ मनी सप्लाई इंडिया में होती है, और सुखमय चक्रवर्ती कमेटी की रिकमेंडेशन पर हमने बताया था कि किस तरीके से हमारे भारत में मुद्रा की गणना की जाती है। और ये जो M0 है, इसको हमने डिटेल में समझाया था कि भाई इसके अंतर्गत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सारा पैसा आता है, इसके अलावा RBI के पास जो सरप्लस पैसा है, या फिर जो पब्लिक के पास जो कैश है, डिपॉजिट है, या फिर बैंकों के पास जो सरप्लस पैसा है। इसी तरीके से हमने M3 के बारे में बताया था कि ये सबसे ब्रॉड करेंसी है, और M1 के बारे में हमने बताया था कि ये जो है सबसे नैरो करेंसी है। खैर, अब जो हमारा अगला मुद्दा है वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन, अर्थात जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसको हम ये कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। और फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वित्तीय समावेशन है। और ये सीधी सी बात ये है कि जितने भी वीकर सेक्शन हैं और जितने भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं, मतलब जितने भी वीकर सेक्शन मतलब हमारे भारत में जो भी कमज़ोर तबके के लोग हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, वीकर सेक्शन के अंतर्गत जो भी सामाजिक तौर पे भारत में पिछड़ा वर्ग है, या वल्नरेबल रेबलर पीपल, जिसको आप कह सकते हैं वंचित वर्ग, है ना, वीकर एंड वीकर क्लासेस पीपल, जिनको हम लोग वंचित वर्ग भी कह सकते हैं, या वल्नरेबल जो क्लास है वो इसके अंतर्गत आता है। मतलब ये इसमें पुअर हो गया, समझ लो आप, और ये हो गया आपका पुअरर, है ना, और गरीब और अति गरीब वर्ग इसके अंतर्गत आता है। तो भारत में वित्तीय समावेशन की ज़रूरत पड़ी क्यों? भारत में वित्तीय समावेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी, आज भी भारत में 51% लोगों का बैंक में अकाउंट है। आज भी भारत में सिर्फ 13.5% लोग ऐसे हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी को अडॉप्ट कर पाए हैं। 2.9% लोग ऐसे हैं जो भारत में आज क्रेडिट कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो आज भी हमारे यहाँ फाइनेंशियली लेवल पर लोगों में अवेयरनेस की कमी है, इसीलिए वित्तीय समावेशन को लाया गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन को लाया गया। ऐसा है कि जो भी सरकारें आई उन्होंने अपने अपनी योजनाओं के नाम से फाइनेंशियल इंक्लूजन को लाने का प्रयास किया। जो यूपीए गवर्नमेंट थी, उन्होंने स्वाभिमान योजना लाई थी, जिसमें अधिकतम लोगों को बैंकिंग अकाउंट खोलने से जोड़ा जाएगा, ऐसा प्लान करके 7 करोड़ लोगों के अकाउंट खोले थे। बाद में फिर एनडीए गवर्नमेंट, भाजपा की सरकार आई, और उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से जो है, जनधन योजना के माध्यम से मैक्सिमम लोगों के अकाउंट खोले और लोगों को बैंकिंग अवेयरनेस से जोड़ने का प्रयास किया, और भारत में काफ़ी लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़ भी गए। तो वित्तीय समावेशन का जो मेन मोटिव है वो है वीकर सेक्शन और जो वल्नरेबल सेक्शन, कमज़ोर वंचित तबके के लोग हैं, उनको संयुक्त तौर पर सामाजिक तौर पे जो पिछड़े लोग हैं उनको जो है मूलभूत सुविधाएं बैंकिंग इंफॉर्मेशन के तहत प्राप्त करवाना। कुल मिलाकर के वित्तीय सेवाओं को, फाइनेंशियल सर्विसेज को सामाजिक तौर से कमज़ोर वर्गों, वीकर सेक्शन और वंचित वर्गों तक उचित लागत पर पहुंचाना, ये जो है वित्तीय समावेशन कहलाता है। अर्थात वित्तीय गतिविधियों में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। तो ऐसे वर्ग जो वित्तीय गतिविधियों और बैंकिंग गतिविधियों से आज़ादी के 70-72 साल बाद भी नहीं जुड़ पाए हैं, उन्हें जोड़ना। और आधुनिक समय में वित्तीय समावेशन डॉक्टर रघुराम राजन की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया। हालांकि सबसे पहले भारत में खान कमेटी ने सिफारिश किया था कि वित्तीय समावेशन जैसी चीज़ों को लाना चाहिए। अगर हम एक पैनी नज़र डालें कि भारत में वित्तीय समावेशन के लिए कब कब और कैसे प्रयास किए गए, तो सबसे पहले सोशल बैंकिंग के तहत
1968 में ये कॉन्सेप्ट आया, जहाँ पर सोशल बैंकिंग के तहत जो वंचित और कमज़ोर तबके के लोग हैं उनको जोड़ने की कोशिश की गई। तो 1968 में सबसे पहले सोशल बैंकिंग, सामाजिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आया। ठीक 1 साल बाद एज ए पायलट प्रोजेक्ट प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग का कॉन्सेप्ट आया, प्राथमिकता ऋण प्राप्त क्षेत्र, जहाँ पर 18% हर बैंक को एग्रीकल्चर के लिए, 12% हर बैंक को मिनिमम स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए और 10% वीकर और वल्नरेबल जो वंचित तबके हैं उनके लिए देने का प्रयास सरकार ने किया और 40% की एक सीमा तय कर दी कि हर बैंक को प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग में लोगों को सुविधाएं देना है। 18% एग्रीकल्चर में, 12% लघु उद्योग और 10% गरीब कमज़ोर तबके के लोगों को देना। बाद में इसी कड़ी में जो है 1969 में नेशनल बैंक का कॉन्सेप्ट आया, है ना, राष्ट्रीयकृत बैंक का कॉन्सेप्ट आया। तो 1969 में ऐसे 14 बैंक जिनकी संपत्ति 50 करोड़ के ऊपर थी उनका राष्ट्रीयकरण किया गया और 1980 में ऐसे 6 बैंक जिनकी संपत्ति 200 करोड़ थी उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 4 सितंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया का जब पीएनबी में विलय हो गया तो 20 में से जो है ये एक माइनस हो गया। तो इस तरीके से जो है 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए। वर्तमान में इनकी संख्या जो है अभी 12 हो गई है। तो ये राष्ट्रीयकृत बैंकों का कॉन्सेप्ट भी वित्तीय समावेशन के दृष्टिकोण से आया। इसके अलावा जो डिफरेंशियल रेट सिस्टम लाई गई कि जो गरीब कमज़ोर तबके के लोग हैं उनको कम ब्याज दर पे डिफरेंशियल रेट सिस्टम के अंतर्गत लोन दिया जाए और कई राज्यों में 0% ब्याज पर, कुछ मिनिमम ब्याज पर लोगों को लोन देने की प्रथा शुरू हुई, परंपरा चालू हुई। और ये डिफरेंशियल रेट सिस्टम या विभेदीकृत ब्याज दर का जो व्यवस्था है 1972 में आया। इसी समय वित्तीय समावेशन के तहत रूरल रीजनल बैंक का कॉन्सेप्ट 1975 में आया और पूरे भारत के अंदर आरजी सरैया कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए। एमपीपीएससी ने वर्ष 2013-14 के प्रीलिम्स में प्रश्न भी पूछा था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष में की गई। 2 अक्टूबर 1975 को की गई। उसी तरीके से फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जब 75 में बने तो फिर नाबार्ड का कॉन्सेप्ट आया, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास संस्थान, है ना। ये 12 जुलाई 1982 को आया शिवरामन कमेटी की रिकमेंडेशन पर। इसके बाद फिर एक्जिम बैंक का कॉन्सेप्ट आया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, है ना, आयात निर्यात बैंक 1982 में। ठीक इसके जस्ट बाद में जो है फिर नेशनल हाउसिंग बैंक का कॉन्सेप्ट आया, राष्ट्रीय आवास बैंक, है ना, जो कि एक आरबीआई का आनुषंगिक संगठन है। ये 1988 के आसपास आया। इसके जस्ट बाद में जो है फिर आपके सिडबी आया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर जो है लखनऊ में है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी भी हैं। ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है वो आपको ये पढ़ने के लिए यहाँ पे जगह भी दे रहा है कि भाई आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन आरबीआई के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो आपको ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअल में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है क्या, ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में जो भी संस्थाएं बेसिकली ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के तौर पे काम कर रही हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के तौर पे काम कर रही है, वो कौन सी हैं और कौन सी वे संस्थाएं जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के तौर पे काम कर रही हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के तौर पे काम कर रही हैं। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के तहत जो संस्थाएं काम कर रही हैं वो समझने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन सी हैं। तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में ही सबसे पहले जो है वो सिडबी है, जो मैं भी यहाँ बता रहा था, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1990 में बना। और स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये अप्रैल 90 में बना, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हेडक्वार्टर है और इसका जो मिनिमम उद्देश्य है वो मिनिमम स्मॉल इंटरप्राइजेस को जो है वो डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करना है और वो इसी क्षेत्र में काम भी करता है। इसके अलावा जो भी मैंने यहाँ पर एक डिस्कशन किया, नेशनल हाउसिंग बैंक जो 1988 में बना, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आनुषंगिक संगठन के तौर पे काम करता है और हाउस लोन प्रोवाइड करता है ना, हुडको इसकी नोडल एजेंसी भी है। तो वो जो 1988 जुलाई में जो आवास अधिनियम 1987 के तहत नेशनल हाउसिंग बैंक बना, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक आनुषंगिक संगठन है। तो ये भी एक प्रकार का ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसके अलावा एक्जिम बैंक जो मैंने अभी डिस्कस किया वो भी यहीं का पार्ट है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है ये 1982 में बना। अगर आप ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अच्छे से समझ लेंगे ना तो आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि डायरेक्टली जो ऑल इंडिया
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर जो कवर होता है 100% कंट्रोल आरबीआई का होता है, बट एनबीएफसी पे जो कंट्रोलिंग का सिस्टम है वो आरबीआई का एनबीएफसी पे थोड़ा डिफरेंट तरीके का होता है ना, वो अपन देख लेंगे अभी। और इसके बाद जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पहला हो गया आपका सिडबी, दूसरा हो गया आपका नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, तीसरा हो गया एग्जिम बैंक और चौथा हो गया आपका राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, जो कि ये भी 1982 बना। एमपीपीएससी तो कई बार ईयर ही पूछ लेती। तो ये जितनी भी संस्थाएं मैंने आपको बताई ये अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं हैं, और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत विकास वित्तीय संस्थाएं या निवेश संस्थाएं आती हैं, और ये संस्थाएं जो होती हैं वो वित्तीय बाजार में काफ़ी अहम भूमिका अदा करती हैं। और भारत में ऐसी 4 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्णतः विनियमन में और सुपरविज़न या पर्यवेक्षण के अधीन काम करती हैं। सर्वप्रथम एग्जिम बैंक जो 1982 में बना, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक जो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास संस्थान नाबार्ड जो 1982 में बना, इसके अलावा राष्ट्रीय आवास बैंक जो 1988 में बना, और स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो 1990 में बना। ये चारों ही संस्थाएं जो हैं ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आती हैं। तो ये इतनी चीज़ें आपको जानकारी यहाँ पे रखनी है। वित्तीय समावेशन के अंतर्गत हमने इन चीज़ों को यहाँ पर देखा, प्रयास भी किया कि आपको समझ में चीज़ें आई होंगी। और वित्तीय समावेशन में हम कुछ योजनाएं भी देखेंगे। और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है वो क्या है, फिर इसको यहाँ समझ लें आप। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ये है कि भारत में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का मतलब वो है संस्थाएँ या वे विभिन्न प्रकार की कंपनियाँ जिनमें निवेश, कारोबार, बीमा कारोबार है ना, इनके अंतर्गत जितने भी एनबीएफसी हैं तो एनबीएफसी के अंतर्गत वो कंपनियां रजिस्टर्ड, भाई ये तो वो संस्थाएं हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत, आरबीआई के अंतर्गत, जिसमें एग्जिम बैंक 82, नाबार्ड 1982, सिडबी 1990, नेशनल हाउसिंग बोर्ड बैंक 1988, वे संस्थाएं शामिल हैं जो कहीं ना कहीं वित्तीय बाजार में जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम कर रही हैं। और ये संस्थाएं मुख्यतः जो है ये अपने पर्टिकुलर क्षेत्र में काम कर रही हैं। उदाहरण के लिए जैसे राष्ट्रीय आवास बैंक है वो हाउस के लिए लोन दे रहा है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास संस्थान है नाबार्ड, वो निपकॉन्स के तहत जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है ग्रामीण भारत में, वो ग्रामीण भारत को खुशहाल बनाने के लिए वहाँ पर लोन दे रहा है। उस तरीके से एग्जिम बैंक जो है वो आयात निर्यात के क्षेत्र में दे रहा है। वहीं उसी तरीके से जो सिडबी है वो जो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है वहाँ पे काम कर रहा है। कुल मिला के जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का कॉन्सेप्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कि भाई 18% आपको लोन किसान भाइयों को देना है, 12% एमएसएमई के लिए देना है, और 10% पुअर या वीकर क्लास को जो पर्सन है उनको देना है, वंचित और कमज़ोर तबके के लोगों को देना है। तो वहाँ पे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में ये सारा जो लक्ष्य है वो वित्तीय समावेशन के लिए है ना। तो वित्तीय समावेशन को भी हम देख लेंगे बाद में, वो चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको वित्तीय समावेशन क्या है। परंतु यहाँ पे हमें टॉपिक एनबीएफसी दिया है, तो एनबीएफसी बेसिकली ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अलावा जितनी भी संस्थाएं हैं वो एनबीएफसी के अंतर्गत आती है। तो भारत में जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है उसमें विभिन्न प्रकार की कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, और ये विभिन्न प्रकार की जो कंपनियां हैं वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के अंतर्गत आती हैं, जिसमें निवेश कारोबार, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कारोबार है ना, बीमा कारोबार या चिटफंड से रिलेटेड चीज़ें, या व्यापार बैंकिंग जो कमर्शियल एक्टिविटी है उससे रिलेटेड चीज़ें, या एक प्रकार का जो वैकल्पिक निवेश, ये इस प्रकार की चीज़ें सम्मिलित होती हैं ना। तो इसमें निवेश कारोबार वाली कंपनियां आती हैं है ना, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाला इम्पोर्टेंट बात हो। इसके अलावा यहाँ पर बीमा कारोबार से रिलेटेड चीज़ें आती हैं है ना, निवेश कारोबार से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड। इसके अलावा जो चिट फंड कंपनियां हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं है ना, और इसके अलावा व्यापार बैंकिंग इसके अंतर्गत आती है ना, कमर्शियल जो बैंकिंग है, व्यापार बैंकिंग इसके अंतर्गत आती है। इसके अलावा जो वैकल्पिक निवेश है ना, वैकल्पिक निवेश जो है ना, वो वैकल्पिक निवेश जो है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, वो भी इसका ही पार्ट है। तो इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को, जो प्रोडक्टिव एरिया हैं उनको ऋण उपलब्ध कराना, ये मुख्य लक्ष्य। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था 3 चीज़ों पे काम करती है: उत्पादन क्षमता के अनुसार, वितरण आवश्यकता के अनुसार, और उत्पादन और वितरण के बाद जो बच गया उसका कंजम्पशन के लिए यूटिलाइजेशन होता है। तो इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को
प्रोडक्टिव एरियाज को ऋण उपलब्ध कराया जाता है और देश की जितनी भी फाइनेंशियल वित्तीय संरचना है उसके निर्माण में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। किफ़ायती वित्तीय सेवाओं की सुलभता के साथ उपलब्धता कराई जाती है और लोगों को जो है वित्तीय शिक्षण दिया जाता है, उनकी साक्षरता को बढ़ाया जाता है और वित्तीय मध्यवर्तीय संस्थाएं होने के कारण जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं ये बचत और निवेश समुदाय को परस्पर एक साथ लाने के कार्य में लगी हुई हैं कि लोगों में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ाएं। तो वित्तीय समावेशन में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं क्योंकि वे व्यापक क्षेत्र को वित्तीय गतिविधियों को पूर्ण करती हैं और विशेष रूप से जहां वाणिज्यिक बैंकों की मौजूदगी सीमित है वहां विशेष रूप से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के क्षेत्रों में समावेशित इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रोन्नत करने के लिए जो है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और इस क्षेत्र में जो है ये काम भी करती हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो एनबीएफसी के अंतर्गत आती हैं। हम अभी यहाँ पे एनबीएफसी की आरबीआई की वर्किंग को थोड़ा देखेंगे और इसके बाद जो हमारा वित्तीय समावेशन टॉपिक के अंतर्गत हम इन चीज़ों को देख रहे हैं उसको भी हम यहाँ पर कुछ उदाहरणों के साथ कि सरकार किन योजनाओं के माध्यम से वित्तीय समावेशन लाने का प्रयास कर रही है इसको भी यहाँ पर हम अपने टॉपिक का हिस्सा बनाएंगे। तो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियाँ हैं ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ निवेश कारोबार, बीमा कारोबार, चिट फंड है ना, चिट फंड प्लस जो वैकल्पिक निवेश है ना, वैकल्पिक इन्वेस्टमेंट है ना, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, इस प्रकार की चीज़ों को करने का प्रयास करती हैं और अर्थव्यवस्था के जितने भी प्रोडक्टिव एरियाज हैं वहाँ पर जो है लोन उपलब्ध कराने का ये प्रयास करते हैं। आरबीआई के अनुसार नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों की दो श्रेणियाँ हैं, जमा स्वीकार करने वाली है ना, उनको जो बोलते हैं एनबीएफसी डी के नाम से जाना जाता है, एनबीएफसी डी के नाम से जाना जाता है, जो डिपॉजिट को स्वीकार करती हैं, एनबीएफसी जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी डी, और दूसरी जमा स्वीकार ना करने वाली तो उनको जो है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एनडी के नाम से है ना, नॉन डिपॉजिट के नाम से नहीं था। डिपॉजिट जमा स्वीकार करने वाली, जमा स्वीकार करने वाली और जमा स्वीकार ना करने वाली, जमा स्वीकार ना करने वाली। तो कुल मिलाकर एनबीएफसीज आरबीआई के द्वारा नियंत्रित होते हैं, ना कि कंपनीज अधिनियम के द्वारा, है ना। ये चीज दिमाग में रख लो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही, नोट करके लिख लेंगे कि एनबीएफसीज आरबीआई के द्वारा कंट्रोल होते हैं, ना कि कंपनी अधिनियम 56 अर्थात संशोधित कंपनी अधिनियम 13 के द्वारा। जबकि 1998 से एनबीएफसी के संबंध में जो है वो पूंजी पर्याप्तता अनुमान मापदंड भी लागू कर दिया गया है, अर्थात जो बेसल अधिनियम है वो भी इस संदर्भ में लागू कर दिए गए हैं ना। तो जो बेसल 1 का कानून है वो ये कहता है कि अगर आपने 100 रुपये दिए हैं और 13 रुपये डूब गए, 87% आ गए, चलो ठीक है, ये नॉन परफॉर्मेंस एसेट जो है आपका 13% डूब गया, 100 आ गया, चलेगा। तो भारत में ये जो बेसल 1 का जो नियम है ये 1995 में आया था, 1995 में आया था। और बेसल जो है एक स्विट्जरलैंड में शहर है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों के लिए इस प्रकार के नियम बनाता है। तो बेसल 1 कानून जो है, ये मैंने बोला अभी आपकी कैपिटल एक्विडिटी रेशो के जो रूल्स रेगुलेशन है वो एनबीएफसी के अंतर्गत लागू है। और 2004 में जो है ये नियम आया कि भाई 100 में 11 डूब जाएगा चलेगा, बाकी पैसा आना चाहिए, क्योंकि नॉन परफॉर्मेंस एसेट लगातार बैंकों का बढ़ रहा है ना। जैसे 1998 में बैंकों का 58,000 करोड़ रुपए डूबता था, उस समय का 4.5% था। आज 2021 में बैंकों का लगभग 10,77,000 करोड़ डूब रहा है, जो टोटल 10.7%, 8% के आसपास है। तो भाई अगर बैंकों को थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा तो पैसा जो है उनका डूबेगा भी ज़्यादा। तो भाई पहले क्या था कि 100 में 13 डूबता था, 87 मिल जाता था, 100 में 11 डूबता था, 89 मिल जाता था। ये अभी तक चल रहा था, ये 2010-11 तक चल रहा था। बाद में ये था कि बेसल 3 आएगा, लेकिन वो लागू करने में टाइम हो गया। अभी 2021 में ये बेसल 3 लागू हो गया कि 100 में 8 ही डूबना चाहिए, 92 आना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं ये लगातार जो है बैंकों का पैसा डूब रहा है ना। पहले पैसा डूब रहा था 58,000 करोड़ और अब बैंकों का जो पैसा डूब रहा है वो
8,000 करोड़, है ना, तो लगभग 10,77,000 करोड़। तो टोटल जो है इस तरीके की चीज़ें हो रही। तो मैंने यहाँ पे बताया कि कैपिटल अकाउंटेबल एक्विडिटी रेशो, कैपिटल एक्विडिटी रेशो अर्थात जो पूंजी पर्याप्तता अनुमान के मापदंड हैं वो एनबीएफसी पे भी लगते हैं। तो एनबीएफसी पे भी लगते हैं मतलब आरबीआई का कंट्रोल है एनबीएफसी के ऊपर। एनबीएफसी के ऊपर कंपनी का कंट्रोल नहीं है, एनबीएफसी के ऊपर आरबीआई का कंट्रोल है। तो आरबीआई ने एनबीएफसी को निजी क्षेत्र के अंतर्गत भी बैंक बनाने की अनुमति कुछ नियमों के साथ दी है। किसी बड़े औद्योगिक घराने द्वारा भी एनबीएफसी को संचालित हुआ नहीं होना चाहिए। और जो है ना, आप ठीक है, आप निजी क्षेत्र में एनबीएफसी खोल सकते हैं, बट किसी औद्योगिक घराने के माध्यम से आप एनबीएफसी नहीं खोलेंगे। ये आरबीआई की गाइडलाइन का नियम है। दूसरा, सार्वजनिक जमाओं की जो वापसी अदायगी है वो आरबीआई के नियमों के हिसाब से होगी। एनबीएफसी की जो बैलेंस शीट है वो उसमें कम से कम 200 करोड़ रुपए जो है नेट प्रॉफिट होना चाहिए और जो है इसको अधिकतम 300 करोड़ तक के बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा एनबीएफसी के नियमों में ये साफ साफ कहा है कि ये इनका जो कैपिटल एक्विडिटी रेशो है वो 12% होना चाहिए। मतलब 100 में 12 डूब गया, 88 वापस होना चाहिए। और जो नॉन परफॉर्मेंस एसेट है, जो गैर निष्पादित परिसंपत्ति है, किसी भी एनबीएफसी की 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा हर एनबीएफसी के पास 2 करोड़ का एक नेट ऑन फंड होना चाहिए। और आरबीआई ने अनिवार्य किया है, अगर इस मानक को, इस स्टैंडर्ड को कोई एनबीएफसी कंपनी अगर फॉलो नहीं करेगी तो उसके कारोबार करने से प्रतिबंधित करने की घोषणा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर देगी। और ये नियम आज से नहीं, 2003 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बना दिया। तो एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन सार्वजनिक जमाओं पर 11% प्रतिवर्ष की ब्याज से दर से ही ब्याज दिया जा सकता है। और इसके लिए अगर आपने ज़्यादा कुछ किया तो फिर आरबीआई का कंट्रोल रहेगा। अभी आपने सुना होगा कि बहुत सारे एनबीएफसी जो है वो 12.6% की ब्याज दर पर लोन दे रहे हैं। तो वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ने इस पर थोड़ी सी जो है फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई हुई है। जबकि 2003 के बाद जो नियम बना था उस नियम में कहा था कि कोई भी एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 11% से ज़्यादा की ब्याज दर पे लोन नहीं देगा। तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं, कायदे हैं। 2-3 हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं जहाँ पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत कुछ संस्थाएं हैं जो काम कर रही है। उदाहरण के लिए जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है ना, ये एनबीएफसी का एग्जांपल है। जैसे हमने उधर एग्जांपल लिखे थे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, हमने लिखा था नाबार्ड, एक्सिम बैंक, सिडबी, है ना, एनएचबी। हाँ, तो इसी तरीके से ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो 1986 में बना था, रविंद्र सिंह ढिल्लन की संस्था है, है ना, रविंद्र सिंह ढिल्लन ने बनाया था पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक प्रकार का एनबीएफसी है रविंद्र सिंह ढिल्लन का। इसके बाद श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंशियल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये 1979 में बना था। श्रीराम, है ना, बढ़िया, मैं 2-3 बार बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। श्रीराम, है ना, ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड 1979 में बना था। ये लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम का फाइनेंशियल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1979। इसके अलावा बजाज फाइनेंस लिमिटेड 2007, है ना, बजाज फाइनेंस लिमिटेड 2007, राहुल बजाज जी वाला बजाज फाइनेंस लिमिटेड। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ये सब एनबीएफसीज हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा 1991 में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड बना था। ये धनंजय मुंगले जी का है ना, 1991 में बना था। धनंजय मुंगले, नाम याद रखिएगा, धनंजय मुंगले जी की संस्था ये महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड 1991। इसके अलावा मुथूट फाइनेंशियल लिमिटेड, है ना, मुथूट फाइनेंशियल लिमिटेड ये एडवर्टाइजमेंट भी आता है कि सोना रखो और आप पैसा लेके जाओ, है ना। मुथूट फाइनेंशियल लिमिटेड, अक्षय कुमार का ऐड आता है। ये एमजी जॉर्ज मुथूट, है ना, एमजी जॉर्ज मुथूट की संस्था है जो 1939 में बना था। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है ना। मुथूट फाइनेंशियल लिमिटेड 1939 सबसे पुराना है, एमजी जॉर्ज मुथूट। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। अभी टाटा कैपिटल फाइनेंशियल, है ना, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल कंपनी लिमिटेड जो है 2007 में बना था। टाटा
कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ये अनुराधा ठाकुर जी का है, अनुराधा ठाकुर जी का है। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं। और अभी हाल ही में जो है भारत में अगर देखें तो लगभग 12,867 के आसपास NBFCs जो है काम कर रही हैं। और इन तमाम प्रकार की संस्थाओं को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एक उषा थोराट कमेटी बनाई और उसने बोला कि उषा थोराट कमेटी ने कि NBFC जो है ये फर्जी तरीके से, गलत तरीके से, चाहे बीमा कारोबार में, निवेश कारोबार में, वैकल्पिक निवेश में या चिटफंड कंपनी के माध्यम से बहुत तरीके से जो है इनलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और जैसी मोदी गवर्नमेंट आई तो इनके ऊपर जांच बैठ गई और बहुत सारे NBFCs के फाइनेंशियल जो हैं वो घोटाले सामने आए। तो 12,867 जो भारत के अंदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन काम कर रहे हैं उनकी जब समीक्षा हुई तो ये उषा थोराट कमेटी ने कुछ पॉइंट्स बताए। इसके अलावा एक जो है सुबीर कोकार्नो करके एक कमेटी बनी थी, सुबीर कोकार्नो, और ये सुबीर कोकार्नो कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो है बाद में NBFCs के लिए 2018 में एक गाइडलाइन लाई गई और एक NBFCs पे कंट्रोल करने के लिए ओम्बुड्समैन स्कीम लाई गई। और ये फरवरी 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो धारा 1934 की सेक्शन नंबर 45 है उसके अंतर्गत इसमें NBFCs कंपनी के खिलाफ कोई गड़बड़ी होती है तो शिकायतें की जाएंगी और उनके खिलाफ एक ओम्बुड्समैन योजना शुरू की गई। और ये योजना नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए की गई। और ये योजना सभी जमा राशि स्वीकार करने वाली जितनी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां भारत में काम कर रही हैं उनके ऊपर कवर करने के लिए प्रयास किए गए। और NBFC का जो लोकपाल कार्यालय है वो 4 मेट्रोज में, दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में और मुंबई में खोला गया। भविष्य में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस योजना का विस्तार क्षेत्रीय स्तर पर भी करने जा रही है। और इस योजना में अपीलीय व्यवस्था का प्रावधान भी किया गया है जिसके अंतर्गत शिकायतकर्ता NBFC के पास विकल्प रहेगा कि वो लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध प्राधिकारियों के पास अपील कर सके। और इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं और तमाम स्तर पर कोशिशें जारी हैं ताकि एक वित्तीय अनुशासन देश के अंदर बना रहे। और NBFC आप इतना ही पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा।